जय हिंद साथियों, मैं फिर से आपके अपने YouTube चैनल मोटिवेशनल मंदिर में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग मैट्रिक एग्ज़ाम जो बच्चे 2024 में देने वाले हैं उन लोग के लिए स्पेशल साइंस का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाए हैं उनके सामने। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे जो है वेरी इम्पोर्टेंट है ना। 2024 में आने के चांसेज हैं। हो सकता है कि जितने सारे क्वेश्चन मैं यहाँ कराऊँ वो सबके सब क्वेश्चन सभी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में लड़ सकते हैं। हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन बढ़िया से यहाँ पे कराया जाएगा। और दोस्तों मैथ का भी क्लास चल रही है, ठीक है, आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं वहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का, है ना। फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 50, 60, 70 क्वेश्चन जो है हम आपको करवाएंगे। फिर प्रकाश का परावर्तन चैप्टर बाय चैप्टर करवा दिया जाएगा, ठीक है। और मुझे उम्मीद होगी कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को, जिससे कि आपको इसी तरह के बहुत सारे वीडियो जो है आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। और हमसे जुड़े रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है कि क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को, क्या समतल दर्पण में बने, ठीक है, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है या किया जा सकता है, ठीक है। कुछ मिस्टेक हो गई दोस्तों। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्या समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, ये कैसे हम लोग पता कर सकते हैं। तो देखिए समतल दर्पण में सबसे पहले तो हम लोग ये याद करेंगे कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनती है वो काल्पनिक होती है, ठीक है। कैसी प्रतिबिंब बनती है? काल्पनिक। काल्पनिक जो है तो सीधा होगी। और काल्पनिक प्रतिबिंब का डेफिनेशन भी हमने पढ़ा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब को जो है पर्दे पर प्राप्त हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है कि किसी प्रकाश स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है या वास्तव में नहीं मिलती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं दोस्तों। तो समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक। और वहीं पे डिफिनेशन में बताया गया, परिभाषा में बताया गया कि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और बात देखिए, अब पर्दे पर प्राप्त करने का मतलब ये है कि वो हमें दिखाई देता है, पर्दा पे उसको हम देख पाते हैं। अब बताइए कि समतल दर्पण का मतलब जो होता है, हम अपने घर में जो दर्पण यूज करते हैं वो, ठीक है। समतल दर्पण का मतलब क्या हो गया दोस्तों? जो दर्पण घर में हम यूज करते हैं वो उसको कहते हैं समतल दर्पण। तो उसको हम लोग बताइए कि उस दर्पण के पीछे कोई पिक्चर दिखाई देता है? कुछ नहीं दिखाई देता। मतलब हम लोग समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों कि परावर्तक सतह की सूक्ष्मदर्शीय संरचना यदि समरूप ना हो कैसा परावर्तन होगा, ठीक है दोस्तों। क्या बोला गया है? परावर्तक सतह की सूक्ष्मदर्शीय मतलब उसकी जो छोटी संरचना जो है वो समरूप ना हो, एक जैसा ना हो, तो कैसा परावर्तन होगा? तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा विसरित परावर्तन इसको कहा जाता है। विसरित का मतलब ये होता है कि दोस्तों जब हम प्रकाश की किरण को समानांतर दर्पण पर डालते हैं या परावर्तक सतह पर डालते हैं तो वो विभिन्न दिशाओं में छितरा जाता है या विभिन्न दिशाओं में परावर्तित हो जाती है या फैल जाती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? विसरित परावर्तन। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। एग्जाम में सब आने वाले क्वेश्चन हो सकता है कि आया हुआ क्वेश्चन हो। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों कि विसरित परावर्तन में परावर्तन के नियमों का पालन होता है, नहीं होता है, कभी होता है कभी नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं, है ना। क्वेश्चन क्या है कि विसरित परावर्तन में परावर्तन के नियमों का पालन होता है। पहला ऑप्शन नहीं होता है, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है कभी होता है कभी नहीं होता है, और ऑप्शन नंबर डी जो होता है नॉट। नॉट मतलब नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा, कोई भी परावर्तन हो
वो प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन करता है। मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं? ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं? देखिए दोस्तों, एक तो होता है डेफिनेशन, परिभाषा होता है। एक तो परिभाषा होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण समतल दर्पण या समतल सतह पर आपतित होती है और आपतित होने के बाद परावर्तित होती है तो वे कुछ नियमों का पालन करती हैं, और उन्हीं नियमों को हम लोग प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन का कितने नियम होते हैं दोस्तों? 2। प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होता है। पहला नियम कहता है दोस्तों, पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, देखिए जो सतह की तरफ आती है उसको आपतित किरण कहते हैं, सतह से दूर जाती है उसको क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। तो दोस्तों कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों जो होता है एक ही समतल में होता है। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। दूसरा नियम कहता है दोस्तों कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो याद रखिएगा कि विशिष्ट परावर्तन हो चाहे कोई भी परावर्तन हो, उनमें क्या होता है? प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है? ठीक है दोस्तों, किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है, ये पूछा गया है हमसे। देखिए जिस लेवल में हम लोग हैं क्लास 10th में, उसमें जो है ना हम लोग 3 तरह के दर्पणों की बात की गई है। 3 तरह के दर्पणों के बारे में हमने पढ़ा है। कौन कौन सा? तो दोस्तों एक है समतल दर्पण, एक है अवतल दर्पण, एक है उत्तल दर्पण। साथियों ये 3 तरह की जो दर्पणें हैं जिनके बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है, हम लोगों ने इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो कहता है कि किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। अच्छा, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनने का मतलब क्या है? कि सिर्फ उसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि समतल दर्पण जो होता है ना उसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनती है दोस्तों, वो भी हमेशा, मतलब हमेशा समतल दर्पण में समतल दर्पण के सामने वस्तु को कहीं भी रखेंगे वो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब देगी साथियों। हमेशा याद रखना, हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब देगी। ठीक है, और अगर हम उत्तल दर्पण की बात करते हैं साथियों तो इसमें क्या है? हमेशा इसमें भी हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही हमें प्राप्त होती है। ठीक है साथियों, हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होगी। और समतल दर्पण जो इसमें भी हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होती है। अवतल दर्पण है जिसमें काल्पनिक के साथ साथ ना काल्पनिक और वास्तविक दोस्तों दोनों तरह के जो दर्पण प्रतिबिंब जो है इसमें प्राप्त होते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता, नहीं खोजना है। बताइए इसमें किसमें नहीं बना है वास्तविक? इसमें तो हमेशा काल्पनिक है, मतलब समतल दर्पण में वास्तविक कहीं नहीं बनेगा। इसमें बात करते हैं हमेशा काल्पनिक लिखी गई है, इसका मतलब क्या है कि इसमें भी कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा। इसमें तो क्या है? वास्तविक और काल्पनिक दोनों बोला गया है ना। मतलब ये है कि इसका आंसर जो हमारे पास आना चाहिए, क्या आना चाहिए? समतल दर्पण के साथ साथ उत्तल दर्पण आना चाहिए। मतलब ये दोनों ऐसे दर्पण हैं जिसमें कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगी। ठीक है साथियों, चलिए अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए बोला है कि समतल दर्पण, तो दोस्तों बिल्कुल सही जवाब। लेकिन और आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा है अवतल दर्पण, ये तो गलत है गया सीधा सीधी। यहाँ पे बोला कि समतल के साथ साथ दोस्तों क्या होना चाहिए? अवतल दर्पण होना चाहिए।
यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया है, थोड़ा सा रुक जाइए, देख लेते हैं क्वेश्चन पे अगर बढ़िया से। चलिए ठीक है, और यहाँ पे लिखा है समतल तथा अवतल लिखा है, और ऑप्शन नंबर डी दिया है सभी दर्पणों में। दोस्तों क्या लगता है कि क्या आंसर होना चाहिए, बताइए। मान लीजिए कि यहाँ पे उत्तल रहता अवतल के जगह पे, तो ये वाला सही हो जाता, लेकिन क्या है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सभी दर्पणों में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा, ये बात भी गलत है। मतलब समतल दर्पण हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, समतल दर्पण। और आप लोग क्या कीजिए कि ऐसे ही मोबाइल लेकर के नहीं बैठ जाना है, एक कॉपी कलम ले लीजिए और उस पर नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 जो भी है, और क्वेश्चन को देखिए और अपने हिसाब से पहले आंसर रख लीजिए। यहाँ सर जो मेरा ऑप्शन बी चाहे ऑप्शन सी जो भी हो वो, और उसके बाद जब हम यहाँ पे सॉल्यूशन आंसर बता दें तो फिर उससे आप टिक लगा लीजिए और देखिए कि कितना सही हो रहा है आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 तक हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 7 की बारी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए, कहता यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब, अच्छा बिंब का मतलब दोस्तों यहाँ पे वस्तु है। ठीक है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। देखिए दोस्तों, ये सब तो हम बाद में देखते रहेंगे, पहले उससे पहले हम लोग अब जो ऑप्शन दिया गया उससे भेंट मुलाकात कर लेते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए ऑप्शन देखने से क्या होगा, 50% तक हम लोग इसको ऑप्शन को हटा सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है वास्तविक के साथ उल्टा, ये बताइए वास्तविक के साथ उल्टा सिखाया गया है। जब भी वास्तविक प्रतिबिंब होगी तो उल्टा प्रतिबिंब बनेगी। वास्तविक और सीधा बोला है, वास्तविक प्रतिबिंब के साथ कभी भी सीधा नहीं बनेगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी खत्म। आभासी और सीधा बोला है, मतलब आभासी के साथ दोस्तों हमेशा सीधा होता है, आभासी के साथ उल्टा कभी भी नहीं होता। मतलब हमको इस दो ऑप्शन पे बात करनी है। चलिए देखते हैं, कहता कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन का मान अगर ऋणात्मक आ जाए तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। चलिए दोस्तों याद कीजिए, ऋणात्मक बोला है, क्या होना चाहिए, ऋणात्मक। अच्छा ये बताइए कि ऋणात्मक का मतलब क्या होता है, माइनस, बोलिए, ऋणात्मक का मतलब माइनस होता है। अच्छा बताइए, अगर कोई चीज माइनस में चल जाए यानी निगेटिव हो जाए, अगर कोई चीज निगेटिव होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, फिर उल्टा काम हो गया, क्या बोलते हैं। अगर कोई चीज निगेटिव हो गया इसका मतलब क्या है, उल्टा काम हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस से हम लोग क्या रिलेशन जोड़ सकते हैं, उल्टा। ठीक है, तो याद रखिएगा आवर्धन का मान है ना, आवर्धन का मान अगर ऋणात्मक है यानी माइनस में है तो उल्टा का साथ देंगे हम लोग। अब ये बताइए कि प्रतिबिंब उल्टा है ना, जब प्रतिबिंब उल्टा बनती है तो क्या होता है, वास्तविक होता है। याद रखने का ट्रिक बता रहे हैं हम। ठीक है, कि आवर्धन का मान अगर ऋणात्मक है तो ऋणात्मक को हम लोग माइनस में ले सकते हैं, माइनस अगर निगेटिव कोई भी काम होता है तो हम लोग कहते हैं कि उल्टा काम हो गया है, और उल्टा जब भी प्रतिबिंब बनती है तो वास्तविक प्रतिबिंब होती है। ठीक है, अगर आवर्धन का मान धनात्मक होता, आवर्धन का मान धनात्मक होता तो दोस्तों धनात्मक का मतलब प्लस होता है, प्लस मतलब पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव कोई काम होता है तो कहते हैं कि सीधा, पॉजिटिव से हमारे मन में क्या आता है, सीधा आता है। अगर प्रतिबिंब सीधा बन रही है मतलब क्या हो जाएगी दोस्तों, प्रतिबिंब काल्पनिक होगी। तो आप यहाँ से याद रखिएगा, एक ट्रिक भी बता दिया हमने कि माइनस का मतलब उल्टा, उल्टा जो है वास्तविक प्रतिबिंब होती है, धनात्मक का मतलब प्लस यानी पॉजिटिव काम होती है, सीधा काम होती है, और काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगी। तो हमसे ये वाला पूछा कि आवर्धन का मान, प्रतिबिंब के आवर्धन का मान अगर ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति पूछा गया है। देखिए वास्तविक और वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा बिल्कुल सही। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। वीडियो पसंद आ रही है
तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे किसी तरह के बहुत सारे जो है वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दंत विशेषज्ञ मतलब दांत का जो डॉक्टर है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? ठीक है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? ऑप्शन हमारे पास है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो दोस्तों याद रखना है सीधा सीधी कि दांत का जो डॉक्टर है वो अवतल दर्पण का उपयोग करता है। ठीक है, अवतल दर्पण का हमेशा उपयोग करता है। तो सीधा याद रख लीजिए, अगर आप पढ़े हो तो समतल दर्पण का उपयोग नहीं बताया गया है, मतलब ज्यादा नहीं बताया गया है। ठीक है। और उत्तल दर्पण का एक ही उपयोग बताया गया होगा, गाड़ी के साइड मिरर या पीछे देखने के आईने के रूप में। ठीक है। अब बाकी इसके अलावा अगर कोई भी पूछता है, कोई भी एग्जाम्पल दिया है, मतलब हजामती दर्पण के रूप में हो जाए या गाड़ी के हेडलाइटों में हो जाए, है ना, या मान लीजिए कि डॉक्टर के द्वारा देखा गया हो सौर ऊर्जा का जो सौर प्लेट होता है उसमें जो दर्पण लगता है, किसी भी टाइप का जो ज्यादा एग्जाम्पल में कुछ पूछ दे तो अवतल दर्पण आंसर लगा देना है। ठीक है। और उत्तल दर्पण का एक ही उपयोग अगर आपने पढ़ा है थ्योरी तो एक ही उपयोग बताया गया होगा कि गाड़ी के साइड मिरर में उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे दंत विशेषज्ञ के द्वारा किस दर्पण का उपयोग किया जाता है दोस्तों? अब अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। और मान लीजिए कि ये क्वेश्चन पूछा गया है, अगर पूछ दिया जाए कि दंत विशेषज्ञ के द्वारा किस दर्पण का उपयोग किया जाता है या क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है, अगर ये पूछा जाए दोस्तों तो इसका जवाब होगा, ये 2 नंबर में पूछा हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछा गया है। ठीक है, कि अवतल दर्पण जो होता है वो किसी वस्तु का क्या करता है, नजदीक रखे वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है और क्या करता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इससे क्या होगा, दांत में या जो भी हो, जो चीज कोई चीज फंसा हुआ होता है छोटी चीज, तो डॉक्टर को क्या होता है, बड़ा दिखाई देता है, इसलिए डॉक्टर क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए समतल दर्पण का क्यों नहीं किया जाएगा, समतल दर्पण का करेगा तो समतल दर्पण की खासियत होती है कि जितना दूरी पर वस्तु को रखेंगे उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता दिखाई देगा। अवतल दर्पण का क्या खासियत है, इसकी क्या विशेषता है, अवतल दर्पण क्या करेगा कि अगर कोई भी वस्तु को कहीं भी रखेंगे अवतल दर्पण के सामने तो वो क्या करेगा, और छोटा बना करके दिखाएगा। ठीक है, और छोटा बना के दिखाई देगा तो फिर तो वो गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है दोस्तों, 32 सेंटीमीटर दिया गया। देखिए वक्रता त्रिज्या मतलब आर दिया गया है दोस्तों 32 सेंटीमीटर और हमसे पूछा है एफ। तो दोस्तों एफ बराबर होता है r/2। आर कितना दोस्तों, 32/2 यानी 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन कोई है, ऑप्शन यहाँ पे देखिए 8 सेंटीमीटर, माइनस में 8 सेंटीमीटर, प्लस में 16 सेंटीमीटर, माइनस में 16 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया क्योंकि हमारे पास आंसर कितना है, 16, खत्म। ऑप्शन नंबर बी भी खत्म हो गया, यहाँ -8 लिखा। आप बताइए कि यहाँ पे कंफ्यूजन है, +16 होगा या -16 होगा, क्या होगा, कैसे पता करेंगे? तो दोस्तों यहाँ पे याद रखिए कि किस दर्पण की बात की गई है, अवतल दर्पण की बात की गई है। अब आपको यह भी नहीं मालूम है कि अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है या ऋणात्मक होती है। तो बताइए अगर धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा उत्तल दर्पण में। तो दोस्तों याद रखना है कि उत्तल दर्पण में ना प्रतिबिंब हमेशा धनात्मक होती है। ठीक है, यानी यहाँ पे +, सेंटीमीटर होगा। अगर मान लीजिए कि आप भूल गए हैं, आंसर बता दिया हमने, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही जवाब है। ठीक है, अब हम आपको समझाते हैं कि अगर मान लीजिए कि भूल गए तो कैसे याद रखना है। ठीक है, या अवतल दर्पण में प्लस होगा या उत्तल दर्पण में प्लस होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखिए ये क्या है, उत्तल दर्पण है, इसको पीछे से हमने पेंट कर दिया ऐसे।
यहां से हमने क्या किया, कोई वस्तु रखा तो वहां से प्रकाश आई। ठीक है, तो दोस्तों जब प्रकाश आई तो देखिए ये ऐसे भागेगा ऊपर की तरफ, तो प्रतिबिंब फोकस यहाँ पे कहीं होगा, यानी यहाँ से एक दूरी हो जाएगी। देखिए आपतित किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती हैं। ये आपतित किरण की दिशा है, यहाँ से इधर की दूरी माप लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, धनात्मक। ठीक है, अगर उससे भी नहीं याद रखना है तो आप ऐसे याद रख लीजिए कि अ से होता है अवतल दर्पण, उ से होता है उत्तल दर्पण। देखिए जो पहले होता है वो कम होता है और बाद में जो होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अवतल दर्पण लिखा है, यहाँ पे उत्तल दर्पण लिखा है, तो बताइए किसमें प्लस फोकस दूरी जो होगा प्लस होगा, किसमें माइनस होगा। तो अ से स्टार्ट हुआ है ना यहाँ पे, अ से, तो अ पहले आ गया, उ बाद में आ गया। जो पहले आया है वो कम होता है, जो बाद में आता है वो ज्यादा होता है। तो पहले अ आया मतलब इसमें क्या होगा, माइनस लगा देंगे, जो बाद में आया है वो ज्यादा है मतलब इसमें क्या कर देंगे, हम प्लस लगा देंगे। और इस तरीका से याद रख सकते हैं कि किस दर्पण में प्रतिबिंब फोकस दूरी जो होगा धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो आप भूलेंगे नहीं। वीडियो अगर पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, जिससे कि आप इस तरह के बहुत सारे मजेदार ट्रिक जो है आपको मिलते रहेंगे। तो याद रखिएगा अवतल दर्पण में फोकस दूरी माइनस होती है, उत्तल दर्पण में क्या होती है, प्लस होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो दोस्तों याद रखना है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। इससे पहले कुछ क्वेश्चन में हमने बताया था। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं दोस्तों, याद रखना है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2। सब्जेक्टिव में पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें। तो याद रखना है दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम में पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ठीक है, और दूसरा नियम है दोस्तों कि परावर्तन कोण और आपतन कोण दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, ये प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम हैं। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से क्या, इसमें से कौन सा सही है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो परावर्तन के नियम से बताइए, ऑप्शन नंबर ए बोलता है कि आपतन कोण जो है बराबर होगा परावर्तन कोण के, परावर्तन कोण बराबर होगा अपवर्तन कोण के, आपतन कोण बराबर होगा विचलन कोण के, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अभी हमने बताया कि परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ठीक है, और दूसरा नियम हमने बताया था कि आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं कि किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों याद रखना है कि किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन दिया है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है दोस्तों कि समतल दर्पण में जो है हमेशा हमेशा वस्तु के बराबर होगा। याद रखना हमेशा, न बड़ा न छोटा, हमेशा बराबर। उत्तल दर्पण में दोस्तों याद रखना है कि हमेशा हमेशा वस्तु से छोटा होगा। ठीक है दोस्तों, हमेशा वस्तु से छोटा होगा, इसमें हमेशा वस्तु के बराबर होगा। और अवतल दर्पण ऐसा दर्पण है जिसमें छोटा भी बनता है दोस्तों, बड़ा भी बनता है दोस्तों, और बराबर भी बनता है। याद रखना है कि अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, वस्तु से बड़ा और वस्तु के बराबर भी बनता है। मतलब 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो होगा हमारा बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है कि गोलीय दर्पण में कोई भी हो, गोलीय दर्पण कोई भी हो, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है।
दोस्तों फोकस और वक्र त्रिज्या के बीच क्या संबंध है इसके बारे में बोला गया। तो दोस्तों हम लोग याद किए हुए हैं कि एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है। तो ये फोकसांतर और वक्र त्रिज्या के बीच संबंध है कि फोकस दूरी जो होता है वो वक्र त्रिज्या की आधी होती है। अगर दोस्तों ये पूछता पहले कि पहले वक्र त्रिज्या रहता बाद में फोकस रहता तब r/2f हो जाता और तब उस समय हम कहते हैं कि वक्र त्रिज्या जो है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है। तो हमसे पूछा फोकसांतर, तो पहले फोकस पूछा f बराबर r/2, तो कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर सी जो है वो है f बराबर r/2, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है ना। सर्च लाइट का मतलब दोस्तों देखते हैं आप कभी फिल्म वगैरह में कोयला का खदान हो या कहीं जो मतलब सुरंग गुफा ऐसा जगह पे काम किया जाता है तो मुंडी पे ना एक टोपी पे एक लाइट लगा होता है परावर्तन, ठीक है ना, उसी सर्च लाइट उसको कहा जाता है। तो बोलता है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है। दोस्तों सर्च लाइट का देखो हमने बताया आप लोगों को कि समतल दर्पण का उपयोग हम लोग को नहीं पढ़ाया गया है, और ऐसे भी हम लोग समतल दर्पण का मतलब जो होता है प्लेन आईना जो हम लोग घर में यूज करते हैं। उत्तल दर्पण का एक ही उपयोग बताया गया जो हमने पढ़ा है। उत्तल दर्पण का एक ही उपयोग क्या बताया गया है कि गाड़ी के साइड मिरर में या पीछे देखने के रूप में जिस आईने का उपयोग किया जाता है वो क्या है, उत्तल दर्पण है। और बाकी जितना ऑप्शन अगर आपके सामने देता है एग्जाम्पल वो सब के सब क्या हो जाएंगे, अवतल दर्पण हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होगा। दोस्तों अभी हमने बताया कि समतल दर्पण का उपयोग हम लोग देख रहे हैं कि घर में जो आईना यूज करते हैं वो है ना। उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है, गाड़ी के साइड मिरर में या पीछे देखने के आईने के रूप में किया जाता है उत्तल दर्पण का उपयोग। तो इसका मतलब इसका भी आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अवतल दर्पण, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा, है ना। दोस्तों केवल आभासी पूछा है किस दर्पण में, तो इससे पहले हमने क्वेश्चन आपको करवाया था, है ना, इसमें है कि नहीं है, नहीं, इससे पहले वाले जो था उसमें किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो दोस्तों याद रखना है हमारे पास 3 तरह के दर्पण है, कौन कौन, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो याद रखना है कि समतल दर्पण अगर हमारे पास है तो समतल दर्पण में, है ना, जो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनती है दोस्तों। और याद रखना है काल्पनिक का ही दूसरा नाम क्या है दोस्तों, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, काल्पनिक का ही दूसरा नाम क्या है, आभासी। अगर मान लीजिए उत्तल दर्पण की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो इसमें भी हमेशा क्या होगा, इसमें भी हमेशा काल्पनिक ही होती है। ठीक है, हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब इसमें भी बनेगी, काल्पनिक का मतलब आभासी। और अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसमें क्या होता है, काल्पनिक भी बनेगा, ठीक है, और काल्पनिक के साथ साथ दोस्तों वास्तविक भी बनती है। ठीक है, याद रखना है काल्पनिक के साथ साथ वास्तविक बनेगा। उत्तल में हमेशा काल्पनिक बनेगा और समतल में हमेशा काल्पनिक बनेगा। तो पूछा कि किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा। देखिए समतल दर्पण बिल्कुल सही जवाब है, अवतल यहाँ पे गलत है और उत्तल भी सही है ना। उत्तल समतल दोनों एक साथ है तो दोनों का ऑप्शन एक साथ नहीं लगा सकते। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है, समतल तथा उत्तल दोनों एक साथ दे दिया है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई होगी, उम्मीद करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।